हम लोगों ने लास्ट टर्न पे कंडक्टर के बारे में देखा था कि कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे। अभी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं प्रॉपर कैपेसिटर कि कैपेसिटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उससे रिलेटेड जो भी और चीजें हैं वो देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हम यहाँ पर जो ये कैपेसिटर कहते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं दो पैरेलल प्लेट्स रहती हैं, ठीक है, एक को चार्ज देते हैं, दूसरे को हम ग्राउंड कर देते हैं। ये जो डिवाइस बनता है इसी को हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कैपेसिटर का यूज हम लोग कर रहे थे चार्ज को होल्ड करने के लिए या एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो एक कंडक्टर भी तो वही काम कर रहा था ना, ठीक है, चार्ज को स्टोर करना या एनर्जी को यहाँ पर स्टोर करना। तो ये काम ये कर रहा था, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इसकी रिक्वायरमेंट ये हुई कि जो ये कंडक्टर है ये बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। जैसे आप सोचो कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होगी अगर एक सिंगल कंडक्टर की बात की जाए। हम लोगों ने अर्थ को माना था एज अ स्फेरिकल कंडक्टर, पूरी अर्थ को, तब उसकी कैपेसिटी कितनी थी? 711 माइक्रोफैरड से, ठीक है, 711 माइक्रोफैरड। तो सोचो आप कोई छोटा सा कंडक्टर लोगे तो उस पर आप कितनी एनर्जी स्टोर कर पाओगे, कितना चार्ज होल्ड कर सकते हो? तो इसलिए कुछ ऐसा यहाँ पर किया जाएगा, कुछ मॉडिफाई किया गया कि हम एक कंडक्टर पर ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया और वो चीज देखी गई कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हम स्टोरेज बहुत ज्यादा कर सकते हैं। मतलब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि हम कैसे ये कैपेसिटर कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरह से उसको किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अगर हम कैपेसिटर का फॉर्मूला लिखें जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, ठीक है। तो अगर तो C है Q अपान V है, तो इस फॉर्मूले को देखकर ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी तरह से पोटेंशियल कम कर दें हम, तो यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन लास्ट टर्म पे तो हम लोगों ने कुछ और ही पढ़ा था कि जो कैपेसिटी है वो चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है इसका क्या मतलब है? तो देखो, हम लोग ने वहां जो पढ़ा था वही चीज सही भी है और वैसे ही हम लोग आगे भी याद रखेंगे। लेकिन अभी हम लोग करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन। तो अगर हम कोई चीज बनाने जा रहे हैं तो बनाते समय तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना, ठीक है, वहां पर हम कोई भी ऐसा उसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया था इसके लिए, एक बकेट वाला एग्जाम्पल, कि अगर एक 20 लीटर की बकेट है तो उसकी कैपेसिटी 20 लीटर है। अगर वो खाली है तो भी आप यही बोलेंगे और अगर वो भरी हुई है बकेट तो भी आप यही बोलेंगे। मतलब उसमें कितना चार्ज आप दे रहे हैं या कितना उसमें पानी भर रहे हैं उससे कोई लेना देना वहां पर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन जिस समय, जैसे अगर एक बार बन के आ गई बकेट तब तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसमें 20 लीटर की कैपेसिटी 20 लीटर ही आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जिस समय उसको बनाया जा रहा था उस समय अगर पहले से सोचा जाता ना इसको हम 15 लीटर की बनाएंगे, तो उसमें 15 लीटर ही आप स्टोर कर सकते हैं। अगर उसमें कहा जाता है कि नहीं इसमें हम 25 लीटर हमें स्टोर करना है, तो आप 25 लीटर के हिसाब से उसको बनाते हैं। लेकिन अगर एक बार बन गया तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन किसी चीज का करने जा रहे हैं तो हम कुछ भी सोच सकते हैं, किसी भी तरह से उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं कैपेसिटर। तो आप देखो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, C इज इक्वल टू Q अपान V में ये सोचा गया कि जैसे मान लिया किसी भी कंडक्टर पे हमने कोई चार्ज दिया Q और उसका पोटेंशियल आ गया उसके ऊपर V, ठीक है, तो Q अपान V उसकी कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर आप सोचो किसी तरह से आप चार्ज उतना ही रखो जितना था, पोटेंशियल कैसे भी आप कम कर दो, तो अगर ये पोटेंशियल आप कम कर देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी और चार्ज उस पर आप स्टोर कर पाएंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या किया गया, देखा गया कि अगर इस कंडक्टर के पड़ोस में हम एक और कंडक्टर रख दें, तब यहां पर देखते हैं क्या है। तो हम यहाँ पर एक डेटा लेकर आपको समझाने जा रहे हैं, कुछ उसी तरह का होगा लेकिन वो डेटा बहुत एक्यूरेट नहीं, बस सिर्फ समझने के लिए कि उससे थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी बस, ठीक है। तो अगर हम देखें कि मान लिया इसके ऊपर जो भी चार्ज दिया था उसकी वजह से जो इसके ऊपर पोटेंशियल आया वो 5 वोल्ट का आया, ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर 5 वोल्ट का पोटेंशियल था। अब आपने इसके पास में कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर पर आपने कोई चार्ज नहीं दिया, ठीक है, ये मतलब जो कंडक्टर रखा गया है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया गया। ये जो दिखाया गया है ये इंड्यूस्ड चार्ज है, क्योंकि आप देखो जैसे ये प्लस है तो ये क्या करेगा, इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये वाला चार्ज हो जाएगा, इधर हो जाएगा सरफेस नेगेटिव और इसका दूसरा सरफेस हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड चार्ज है। बस सिंपली आपने क्या किया, इस कंडक्टर के पास में एक और कंडक्टर रख दिया।
जैसे ही कंडक्टर रखा इस पर माइनस और प्लस डेवलप हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो माइनस है ये यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट करेगा माइनस में, तो ये माइनस चार्ज इस प्लेट के ऊपर एक पोटेंशियल जनरेट करेगा और वो पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में। तो इसने एक माइनस में पोटेंशियल जनरेट कर दिया। कुछ भी ऐसे डेटा अज्यूम कर लेते हैं, जैसे मान लिया इसने जो यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप किया है वो सपोज कर लिया किया है इसने 4.5 वोल्ट मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मान लिया इसने 4.5 वोल्ट माइनस में पोटेंशियल डेवलप किया। तो अब अगर इसने इतना नेगेटिव में पोटेंशियल कर दिया और इसका पहले से कितना था 5 वोल्ट और इस पर डेवलप हो गया माइनस 4.5 वोल्ट, तो अब इसका पोटेंशियल कितना बचा, 0.5 बचा। मतलब इसकी वजह से अगर देखें तो 0.5, लेकिन प्लस भी तो है, प्लस नहीं करेगा, प्लस भी तो करेगा पोटेंशियल। तो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज था इसने क्या किया, इसने भी यहां पर इस प्लेट के ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप किया और चूंकि ये प्लस में है तो इसने प्लस में डेवलप किया। तो इसने कितना, चूंकि ये थोड़ा सा दूर था, उधर साइड में था, तो थोड़ा हम उसको कम कर लेते हैं कि भाई दूर है तो उसका पोटेंशियल कुछ कम मान लेते हैं। हम ये जो बता रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, कुछ ऐसा ही हम इमेजिन कर सकते हैं कि प्लस वाला दूर है तो उसने कुछ कम पोटेंशियल यहाँ जनरेट किया। तो मान लेते हैं उसने पोटेंशियल जनरेट किया प्लस में, लेकिन वो कितना था 4.0, मतलब 4। मतलब ये नजदीक था तो इसने ज्यादा पोटेंशियल जनरेट किया, वो थोड़ा दूर था तो उसने थोड़ा कम पोटेंशियल जनरेट किया। तो फाइनली इसका पोटेंशियल कितना हुआ 4.5 वोल्ट। मतलब कुल मिला के अगर हमने इस कंडक्टर को यहां रखा तो कुछ तो फायदा हुआ हमें। 5 वोल्ट से कितना बन गया 4.5 वोल्ट हो गया, ठीक है। मतलब कुछ तो कम हुआ ना, और हमने किया कुछ नहीं, सिर्फ इसके पास में कंडक्टर लाकर रख दिया था, ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो जैसे कंडक्टर रखा ये वोल्टेज 5 से कितना बन गया 4.5, मतलब कुछ कम तो हो गया ना, जबकि हमने चार्ज वगैरह में कोई चेंज नहीं किया, बस कंडक्टर रखने से ही उसका पोटेंशियल कम हो गया। तो उसकी कैपेसिटी कुछ तो ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर हम बात करें C1 और C2 की, तो जो C1 होगा वो कम होगा और C2 उससे तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। फिर यहां पर देखा गया कि अगर हम यहां पर कुछ ऐसा कर लें कि ये जैसे यहां पर देखा गया कि ये गड़बड़ किसने कर दिया, ये प्लस वाले ने। अगर यही सिर्फ रहता माइनस वाला तो 0.5 वोल्ट था, बहुत ही कम था, तो कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये प्लस वाले ने आके सब गड़बड़ कर दी। तो ये सोचा गया कि किसी तरह से अगर इस प्लस वाले को यहां से हटा दिया जाए तो फिर इसका पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा और कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसको हटाने के लिए क्या किया गया, इसको कर दिया गया ग्राउंड। अब ग्राउंड जैसे ही करेंगे आप तो क्या होगा, जो भी प्लस वाला था वो चला गया ग्राउंड में, ठीक है। बाकी उसका कॉन्सेप्ट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आकर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि प्लस कहां चला गया, ग्राउंड में। और चूंकि हमें ये चीज पहले से पता है कि जैसे हम ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे इस तरह की कंडीशन, तो सिर्फ चार्ज अंदर के सरफेस पर ही बचेगा, ठीक है, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर के सरफेस पर आएगा। लेकिन कुल मिला के जो ये गड़बड़ कर रहा था, ये वाला जो चार्ज गड़बड़ कर रहा था वो तो हमने हटा दिया ना, तो अब कितना बचा 0.5। यानी कि जैसे ही हम अर्थ करते हैं इसका पोटेंशियल बहुत ही कम हो जाता है, ये पोटेंशियल बहुत ही कम हो जाएगा और कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम C3 की बात करें तो वो इससे भी ज्यादा हो जाएगा, C2 से भी काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो C3, तो C1 लेस देन C2 एंड लेस देन C3। तो समझ में आया कि ये जो यहाँ पर सिस्टम बना फाइनली दो पैरेलल प्लेट का, जिसमें एक प्लेट को ग्राउंड किया गया, एक को चार्ज दिया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट का सिस्टम है जिसपे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो पूरा कॉन्सेप्ट अगर देखें तो क्या है कि अगर किसी कंडक्टर के पास में हम एक अर्थ कंडक्टर, अनचार्ज्ड अर्थ कंडक्टर रख दें, ठीक है, मतलब जिसको अर्थ से कनेक्ट किया गया हो, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो सिस्टम का पोटेंशियल बहुत कम हो जाता है और उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। तो यही प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है। देखो क्या लिखा गया है, इट हैज बीन फाउंड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज्ड when an earth connected conductor is placed near it। तो प्रिंसिपल समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार समझना जरूरी था कि ये कैपेसिटर ऐसे क्यों बनाया जाता है। उसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस ये लिख लो C1 लेस देन C2 लेस देन C3, उसी के आगे जगह होगी वहीं पर लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये कैपेसिटर बना है, ठीक है, इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम लोग समझ लेते हैं। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं।
द सिस्टम फॉर्म्ड बाय टू कंडक्टर्स कॉल्ड प्लेट्स, ये जो दो कंडक्टर हैं जिनको लेकर बनाया गया उनको हम प्लेट्स बोलते हैं, हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। दूसरा पॉइंट, कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज और से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जैसे हम लोग बहुत सारा चार्ज होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और अगर चार्ज होल्ड कर लिया तो वहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और इस तरह से हम उसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये ऐसे ही आपका एनसीईआरटी में मिलेगा, कुछ जगह पर कुछ अलग भी पॉइंट बताते हैं कि किसके लिए यूज करते हैं, लेकिन कुछ नहीं, आप इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ना, जो एनसीईआरटी में लिखा है उस चीज को आप याद रखेंगे। कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज और से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला नहीं बदलेगा, वही है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, लेकिन यहाँ पर Q और V हैं क्या, ये समझ लो। Q जो है वो, जो यहाँ पर Q लिखा जाता है वो टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर नहीं होता है। ठीक है, अगर आप टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर की बात करेंगे तो जितना प्लस उतना माइनस टोटल क्या हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि किसी भी क्वेश्चन में पूछा गया टोटल ये चार्ज ऑन कैपेसिटर बताओ तो आंसर 0, ऐसा होता मजा आ जाता, कोई भी क्वेश्चन आंसर 0। ठीक है, तो इतना नहीं होता कि ये प्लस और क्यों, ये एक्चुअल में टोटल चार्ज अगर पूछा जाएगा तो वो 0 होगा, लेकिन ये आपसे पूछा जाता है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर का मतलब होता है किसी भी एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी भी एक प्लेट पर। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहां पर लिखा गया Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी वन प्लेट, और V क्या होता है ये तो हमें पता है पहले से, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स, और डिफरेंस मतलब I माइनस लोड। ठीक है, तो ये हमने आपको पोटेंशियल में भी बता दिया था ना कि अगर यहाँ पर इस तरह से कैपेसिटर है तो इसका पोटेंशियल प्लस का ज्यादा होता है, माइनस का कम, V1 माइनस V2 हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर जो यही पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में जो थ्योरी वाला पार्ट है उसी में बीच बीच में ऐसे लिखा गया है, तो उसी चीज को यहाँ डायग्राम से बनाकर और ऐसे समझा दिया जा रहा है आपको कि जैसे अगर ये कैपेसिटर है तो अगर इस पर आपसे कहा जाए टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो क्या हो जाएगा, जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, टोटल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी पूछा जाए थ्योरेटिकली तो आप इसको बताएंगे, अदरवाइज चार्ज ऑन कैपेसिटर पूछा जाएगा तो किसी भी एक चार्ज का, एक प्लेट पर चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको बताना। और ये जो यहाँ है ये क्या दिखाया गया कि दोनों चार्ज यहाँ पर जो प्लस और माइनस है आमने सामने, तो बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, क्योंकि लाइंस प्लस से चलेंगी माइनस पर टर्मिनेट हो जाएंगे, प्लस से चलेंगी माइनस पर टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन जो साइड में रहती वो लाइंस थोड़ा सा, चूंकि इसके पास बाहर स्पेस है ना, डायरेक्ट तो आपको कोई प्लेट नहीं मिल रही, तो यहाँ से जो लाइंस है मतलब इस पॉइंट से थोड़ा बाहर की तरफ लाइन चल देती है। ठीक है, लेकिन आगे तुरंत उनको नेगेटिव मिल जाता है तो यहाँ से वो बेंड कर जाती है, इस तरह से ऐसे यहाँ पर बेंड कर जाती है। तो ये जो यहाँ पर होता है इसको फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोलते हैं। फ्रिंज मतलब एक तरह से झालर की तरीके से लटक जाना, तो एज इफेक्ट इसको बोलते हैं, या हम फ्रिंजिंग ऑफ फील्ड बोलते हैं। तो इसे यहाँ पर दिखा दिया गया ऐसे, लेकिन ये सब बस थ्योरेटिकल ही है, बाकी हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बस हम ये बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी को हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये लिखना चाहे लिख लें वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर, मतलब ये जो कैपेसिटर बना अब इसी की धीरे धीरे हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। तो आगे आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बीच में ही होगी है सिर्फ। ठीक है, वैसे ये प्लस है ये माइनस है और प्लेट एरिया ए लिया गया, तो प्लस से लाइन चलेंगी माइनस पर टर्मिनेट हो जाएंगी। बाहर सरफेस पर कोई चार्ज रहता ही नहीं है तो बाहर कोई फील्ड भी नहीं रहेगी। देखो इधर भी E0 लिखा गया, इधर भी E0 लिखा गया, तो फील्ड सिर्फ बीच में रहेगी। अब उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मतलब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इसको हमने E0 से रिप्रेजेंट किया, क्या हो जाएगा, तो आप देखो प्लस चार्ज है उसकी फील्ड, अगर हम बीच में कहीं पर देखेंगे तो प्लस चार्ज की जो फील्ड होगी वो अवे होगी और माइनस चार्ज की फील्ड टुवर्ड्स, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, दैट इज E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। और जो E1 E2 है तो यहां पर एक सिंगल सरफेस है कि डबल, सिंगल ही है ना, इधर वाले सरफेस का तो चार्ज गायब हो गया,
तो यहाँ पर जो चार्ज के रेस्पेक्ट में सरफेस देखते हैं ना, तो सिर्फ सिंगल सरफेस एक ही साइड में चार्ज है, तो सिंगल सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और दूसरा भी वही हो जाएगा Q अपान, क्योंकि चार्ज तो दोनों पर सेम है, दैट मीन्स 2 टाइम्स करेंगे तो 2 गायब हो जाएगा, तो E नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और ये इंप्लाई क्या कर रहा है कि E नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नोट करिए। अगर यहीं पर बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ के लिख देंगे बस, और तो कोई चेंज आएगा नहीं। मतलब अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया गया तो एप्सिलॉन नॉट के, लेकिन साथ में एक चीज और देखो, यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर हमने निकाली है, क्या इसमें कहीं डिस्टेंस का कोई फैक्टर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कहीं भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगी। इसका मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो कैसी रहती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है, सब कहीं सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आप दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए पूरे में, तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिख लेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए। अगेन यहां पर भी आप देख सकते हैं E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ एक रिलेशन और हम देख सकते हैं, E इज इक्वल टू, इसमें जो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए है उसको हम लिख सकते हैं E नॉट, तो ये हो जाएगा E नॉट डिवाइडेड बाई के, E नॉट डिवाइडेड बाई के। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स के लिए आपको बताया गया था, दो चार्ज को अगर हम एयर से डाइलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर दें तो फोर्स रिड्यूस होता है, F नॉट अपान के हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे तो हो जाएगी E नॉट डिवाइडेड बाई के। अब हम लोगों को निकालना है, नोट कर लिया। अब हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि जैसे कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके लिए हम कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर उसी से अलग अलग और भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर निकालने जा रहे हैं कैपेसिटर के लिए जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूले के लिए ये डायग्राम दिखाया गया कि मतलब यहाँ पर पूरे में डाइलेक्ट्रिक भी नहीं है और पूरे में एयर भी नहीं है, कुछ पार्ट में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है, कितने पार्ट में, T थिकनेस में, और जो बाकी D माइनस T है वो खाली है, और पूरा यहाँ पर जो डिस्टेंस यहाँ दिखाया गया वो D के बराबर, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो D है, T थिकनेस है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक की जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और इधर साइड का पार्ट ये खाली है, एयर या वैक्यूम का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक ये जो है कैपेसिटी इसकी, तो कैपेसिटी के लिए तरीका वही रहेगा जो स्फेरिकल कंडक्टर का था कि आप यहाँ चार्ज दो और चार्ज देने के बाद आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिल गया कि इतना चार्ज देने पर इतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देन C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान V, और वहां से आपको कैपेसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जैसे हमने ये जो डायग्राम बनाया इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक को साइड में कर दिया, हम चाहते हैं डाइलेक्ट्रिक को बीच में भी रखें, ज्यादातर बुक्स में बीच में ही दिखेगा आपको बना हुआ, लेकिन बीच में बना दो तो थोड़ा सा कई लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी ये डाइलेक्ट्रिक आप कहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की पोजीशन का इसमें कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक आपने फिल किया है वो चाहे इस प्लेट के साथ में रख दो, चाहे थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो, चाहे बीच में कर दो, चाहे उस प्लेट के पास में रख दो, उससे कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। कैपेसिटी तभी फर्क पड़ेगा जब इसका कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदला जाए, या ज्यादा में भरे या कम में भरे, इसकी बस पोजीशन चेंज करने से कैपेसिटी पर ये जो कैपेसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसको एक साइड में रख दिया गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा आसानी से निकाल लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कहीं पर हमें निकालना होता है तो हमारे पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई D। तो यहां से V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू D। मतलब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो जो भी वहां पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक है और एयर या वैक्यूम है, तो डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। तो इसीलिए हमने जो अभी पीछे आपको कराया यहाँ पर, तो उसमें हमने अलग अलग सिंबल्स माने थे। यहाँ एयर था तो हमने E नॉट माना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक था
तो हमने ई माना था यहाँ पर सिंबल, और ई और ई नॉट का रिलेशन था ई नॉट बाई के। बिल्कुल वही हमने यहाँ किया। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई दिखाई, और एयर या वैक्यूम वाला जो पार्ट है उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखा दी, ई नॉट। तो फिर यहाँ पर अगर हमें नेट पोटेंशियल डिफरेंस देखना है बिटवीन प्लेट्स, लिखेंगे नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V इज इक्वल टू, पहले पार्ट में क्या हो जाएगा E इंटू टी, और दूसरे पार्ट में हो जाएगा E नॉट D माइनस टी, यही तो हो जाएगा ना। इतनी दूर का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टी, और इतनी दूर का पोटेंशियल डिफरेंस E नॉट D माइनस टी, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये और ये दोनों ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, E जो है उसकी वैल्यू रख लेंगे, E नॉट डिवाइडेड बाई के एंड टी प्लस E नॉट D माइनस टी, ठीक है। इसमें से अगर हम E नॉट कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखते हैं। तो अगर हम E नॉट यहाँ पर बाहर निकालें तो ये जो टर्म है D माइनस टी, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। चलिए पहले ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर T डिवाइडेड बाई K एंड प्लस D माइनस टी, ठीक है। E नॉट हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा T बाई K एंड D माइनस टी। अब इस E नॉट की वैल्यू रख दो, E नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और इसमें अब वो वाला टर्म पहले लिख लेते हैं, ऐसे थोड़ा याद रखने में आसान रहता है, D माइनस टी एंड प्लस T डिवाइडेड बाई K, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ये, और हमें पता है कैपेसिटी क्या होगी, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, Q डिवाइडेड बाई Q अपान एप्सिलॉन नॉट A एंड D माइनस टी प्लस T डिवाइडेड बाई K, ठीक है, ये आ जाएगा। तो Q तो हो जाएगा कैंसिल यहाँ से, और एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आएगा वो मैं इधर लिख दूं, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A आएगा, और डिवाइडेड बाई D माइनस टी एंड प्लस T डिवाइडेड बाई K। नोट कर लेते ना। देखो अब जैसे ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला ही आपको याद करना है, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा डेरिवेशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि आया कहाँ से, कैसे निकाला गया, इसीलिए आपको डेरिवेशन बताया गया। बाकी डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखेंगे यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस T बाई K। अब इसी से रिलेटेड जो केसेस हैं वो नीचे दिए गए, और उनके फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखो, पहला जो केस है उसमें K इज इक्वल टू 1, मतलब एयर या वैक्यूम कुछ भी दिया जा सकता है, तो यहाँ पर उसकी कैपेसिटी C नॉट है। तो अब ये C नॉट की वैल्यू अगर आपको लिखना है, तो आप देखो मेन फॉर्मूला तो यही है, बस अब आपको क्या करना है, K की जगह पर 1 रख देना है, ठीक है। तो C क्या हो जाएगा, C नॉट, तो C नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ से T बाई 1 का मतलब तो T ही रहेगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। तो अब ये डेराइव नहीं करना, ये रटना है तुम्हें, कि पता लगा कोई एयर कैपेसिटर दिया गया है तो हम उसको डेराइव थोड़े करेंगे बैठ के कि क्या होगा। आपको सीधे याद होना चाहिए कि एयर कैपेसिटर मतलब बीच में अगर एयर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, डायरेक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में थोड़ी दूर में डाइलेक्ट्रिक है तो वो भी अलग से होना चाहिए, जो अभी आपको पहले बता दिया गया, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस T बाई K। इसी तरह से अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया है तो क्या होगा, जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां पर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरे में भर दिया गया ना, तो पूरे में भरने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि T और D दोनों बराबर हो गए। तो अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे T और D दोनों बराबर, तो कैंसिल हो जाएगा, T की जगह आ जाएगा D और K चला जाएगा ऊपर, तो आना तो वही है ना, एप्सिलॉन नॉट K A बाई D।
तो यहां से अगर हम देखें तो C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए एप्सिलॉन नॉट के ए डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें एक रिजल्ट और मिल रहा है, इट इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। C नॉट तो क्या हो जाएगा K टाइम्स C नॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखते हैं सेकेंड केस, इफ K इज इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब ये हुआ कि अगर जो प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक है वो कंडक्टिंग हो, K इनफाइनाइट किसका होता है, कंडक्टर का। तो अगर यहां पर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग है, मतलब स्लैब बिटवीन प्लेट्स इज कंडक्टिंग, तब यहां पर क्या होगा। तो आप जरा देखो, उसी फॉर्मूले से, जो मेन फॉर्मूला है उसी से हम लोग निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस डी डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट के की जगह पर, और 1 अपान इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो आप यहां पर देखो, ये दो डायग्राम क्या दिखा रहे हैं आपको। जैसे यहां पर अगर d डिस्टेंस है और t थिकनेस यहां पर है स्लैब की, लेकिन ये स्लैब कैसा है, कंडक्टिंग है। ठीक है, यहां पर स्लैब कैसा है, कंडक्टिंग। तो अगर ये कंडक्टिंग स्लैब है तो इसका कैपेसिटेंस क्या निकल कर आया है, इसका कैपेसिटेंस निकल कर आया है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस डी। अब जरा देखो यहां पर कि अगर हम यहीं पर, इसको ब्रैकेट में क्या करना, वही चीज है। अगर आप यहां पर देखो कि इसका कैपेसिटेंस ये निकल कर आया, ठीक है, आप यहां पर ये कंडक्टिंग स्लैब मत रखो, बल्कि आप दोनों प्लेट्स को d माइनस टी डिस्टेंस पर रख दो। मतलब जो d होता है उसकी जगह पर क्या कर दिया, d माइनस, मतलब थोड़ा सा क्लोज कर दिया। तो अगर हम इसकी कैपेसिटी यहां पर लिखें तो इसकी भी तो यही लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d माइनस टी। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीजें इक्विवेलेंट ही तो हो गई। तो अगर आप एक स्लैब रखते हैं, इसके अंदर कंडक्टिंग स्लैब टी थिकनेस का, और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है, तो इसकी कैपेसिटी वही होगी जो इस कैपेसिटर की होगी, जिनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d माइनस टी है और उसके बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, इक्वल। इसीलिए 3 निशान यहाँ पर लाइनें खींची गई, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो ऐसे भी आपसे थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनाकर इसी चीज को सेंटेंस में लिखकर पूछा जा सकता है कि इसकी कैपेसिटी इसके किसके बराबर होगी। तो इसकी कैपेसिटी इस कैपेसिटर के बराबर होगी जिसके प्लेट्स की डिस्टेंस क्या है, d माइनस टी। नोट कर लें।